नमस्कार। पत्रकार टीवी के खास कार्यक्रम यूथ एंड सोल्जर यानी कि भविष्य की संभावनाएं आपके लिए, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। ये खास कार्यक्रम है हमारे देश के नौजवानों के लिए, वे नौजवान जो लगातार सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। इसको लेकर हमने बहुत सारे एपिसोड इसमें शामिल किए और अब हम बात करेंगे पुलिस के बारे में, अन्य विभागों के बारे में। आपके करियर से जुड़े हुए बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलू हम शामिल करेंगे अगले एपिसोड्स में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें सीपीओ की आज हम बात करने वाले, केंद्रीय पुलिस संगठनों की, और पुलिस भर्ती में क्या कुछ हो सकता है, पुलिस बलों में भर्ती के लिए क्या कुछ संभावनाएं हैं आपके करियर को लेकर, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाएंगी। और इस कार्यक्रम में आपके जहन में उठ रहे हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। तो चलिए आज कार्यक्रम के लिए आपको रूबरू करवाते हैं कर्नल RS भंडारी से, जो आपको बताएंगे केंद्रीय पुलिस संगठनों यानी कि सीपीओ में पुलिस भर्ती के बारे में। भाग 1 की आज हम चर्चा करेंगे। अलग अलग एपिसोड इससे जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में आप लगातार हमारे इस कार्यक्रम के साथ बने रहिए। अलग अलग कड़ियों में हम आप तक महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रकार टीवी में। जय हिंद। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कर्नल भंडारी सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ है और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से हैं। वे 33 साल सेना में विभिन्न पदों पर रहे हैं। इस दौरान वे प्रशिक्षण रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर, भर्ती निर्देशक भी रहे, जो भर्ती से संबंधित है। वे अभी मार्गदर्शन, एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के संस्थापक हैं, जो कि करियर बिल्डिंग, सिक्योरिटी और फायर सेफ्टी आदि में कार्यरत है। कर्नल युवाओं को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ प्रेरित करने, सलाह देने का जुनून है, जो युवाओं को आत्म खोज के मार्ग में पसंदीदा गंतव्य तक ले जाता है। और यही कारण है कि कर्नल साहब को हम यहाँ स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं, आप सबके लिए, आपके करियर के लिए, ताकि आपको सही सलाह मिल सके, सटीक जानकारी मिल सके और आप अपने करियर के लिए आगे बढ़ सके। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज बात करते हैं केंद्रीय पुलिस संगठनों यानी कि सीपीओ में पुलिस बलों में भर्ती के बारे में। भाग 1 में आज के सवाल, महत्वपूर्ण सवाल जो है वो मैं शामिल करने जा रहा हूँ। पहला सवाल इससे जुड़ा हुआ, सर, हमारी पुलिस सेवाएं मैन पावर के सबसे बड़े एम्प्लॉयर में से एक है। कानून अमल करवाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? पुलिस बलों में कौन सी सेवाएं हैं? आपने बहुत रोचक सवाल से शुरू किया है कि सबसे ज़्यादा मतलब एम्प्लॉयर, मैन पावर का एम्प्लॉयमेंट करने वाला ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम आज बात कर रहे हैं। तो इसमें जो मैन पावर है पुलिस में, आपको अचंभा होगा कि 31 लाख पुलिस कर्मचारी अपने देश में हैं। और इसकी जो प्रिंसिपल मेन मिनिस्ट्री नेशनल लेवल पे जिसका काम है कि कानून को अमल करवाने में भूमिका निभाना, वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह विभाग केंद्रीय सरकार का। लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करने का है वो स्टेट का जिम्मेवारी है और यूनियन टेरिटरीज का जिम्मेवारी है। अब ये कौन सी सर्विसेज हैं? हम आम तौर से सुनते हैं IPS, तो इंडियन पुलिस सर्विस सबसे पहले आती है। उसके बाद में आता है ग्रुप A एग्जीक्यूटिव काडर ऑफिसर्स, जो कि CP सेंट्रल पुलिस आर्म्ड फोर्सेस, मतलब ये CAPF या हम उसको बोलेंगे केंद्रीय सुरक्षा बलों के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, उनकी ग्रुप A एग्जीक्यूटिव काडर ऑफिसर सर्विस एक है। थर्ड है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, ये भी ग्रुप A सर्विस है। फोर्थ है स्टेट पुलिस सर्विसेज। हर स्टेट की अपनी अपनी पुलिस सर्विस है, उनका नाम में थोड़ा सा भिन्नता आती है। और उसके बाद में आता है लास्ट में सबऑर्डिनेट पुलिस सर्विस। तो इस तरह से 5 लेवल की सर्विसेज हैं जो इसमें शामिल की जाती हैं। अलग अलग जानकारी जो है इससे जुड़ी वो भी इस कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सर, किस रैंक पर पुलिस बल में शामिल हो सकते हैं? क्या कौशल की आवश्यकता होती है? दर्शकों को आप ये भी बताएं। सबसे पहले तो हम नीचे से लेते हैं। कांस्टेबल में भर्ती हो सकते हैं, हेड कांस्टेबल में, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेवल पे, सब इंस्पेक्टर लेवल पे और इंस्पेक्टर लेवल पे। इंस्पेक्टर लेवल पे बहुत कम भर्तियां हैं। असिस्टेंट कमांडेंट, जैसे हम एक पिछले प्रोग्राम में बात की थी,
हमने जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड में, उसी तरह से असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसीज पुलिस में भी, डिपार्टमेंट्स में भी होती है, और ASAP, ASP, तो ये हैं जिन पदों पे आप अंदर पुलिस के अंदर भर्ती हो सकते हैं। बट रिक्रूटमेंट रूल्स हर एक के लिए अलग हैं। अब इनमें जो आवश्यकता है कि किस तरह की स्किल्स होनी चाहिए आपको पुलिस में जाने के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेना में जाने की जो स्किल्स है वो डिफरेंट है, जो आपकी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और पुलिस में अलग होती हैं, क्योंकि पुलिस पब्लिक के बीच में काम करती है। सबसे बड़ी बात इसको समझने का है। तो फिज़िकली, मेंटली आप फिट होने चाहिए, और आपकी मेंटली आपके शरीर में लचक होनी चाहिए। आप इतना कड़क दिमाग के नहीं होने चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी में फ़र्क है ये। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, बातचीत का तरीका, आपका समझाइश का तरीका होना चाहिए। आप में वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप नेगोशिएशन कर सकें और समझाइश कर सकें। आप जनता के अंदर काम करने की को आप इंजॉय करते हो, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है। आप टीम प्लेयर होने चाहिए, और आप में क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत है, क्योंकि सिचुएशंस हर मिनट टू मिनट पुलिस के अंदर ग्राउंड लेवल पे चेंज होती है। आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए, और आपको फास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग का आप में एबिलिटी आपको जनरेट करनी पड़ेगी। इसके अलावा क्योंकि आप पब्लिक में काम कर रहे हैं, तो आपके अंदर आप संवेदनशील होने चाहिए, आप में करुणा होनी चाहिए, और आप में मदद करने की आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। इसके अलावा अपने आप को ढालना का भी आप में एक होना चाहिए वो, और यात्रा करने की ज़रूरत पड़ सकती है पुलिस के अंदर। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और पर अगर आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में जा रहे हैं तो कुछ और क्वालिटीज़ ऐड कर दीजिए, कुछ माइनस भी हो जाएंगी इसमें से। जैसे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं, उनके अंदर आप में करेज एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी हो जाती है। आप में एडवेंचर करने की क्षमता होनी चाहिए। चैलेंजेस को फेस करना, वो चैलेंजेस डिफरेंट हैं पब्लिक के बीच में और बॉर्डर के ऊपर या दूसरे तरह के जो काम है उनमें फ़र्क है। आप में एडवेंचर की करने की एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटीज़ का शौक़ आपको होना चाहिए। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे देशभक्ति सभी के लिए लागू है, बट क्योंकि जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं उनके अंदर 3-4 बल ऐसे हैं जो कि बॉर्डर पे जिनका काम है, तो नेचुरली उनके अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो स्लाइटली डिफरेंट हो जाते हैं अपनी कॉन्फिडेंस के लिए, इंटीग्रिटी, लॉयल्टी, देश के प्रति, देश की भावना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती है कहीं ना कहीं, और उन तमाम जिम्मेदारियों को साथ लेकर आप जब चलते हैं तब वो आपके हौसले भी बुलंद होते हैं, और देश सेवा के लिए जज्बा जो है वो अपने अंदर से फील आप करते हैं, और फिर आप आगे बढ़ते हैं देश सेवा के लिए, अपने पूरे तन मन के साथ में आप लग जाते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पुलिस बलों में सर महिलाओं की भर्ती के लिए व्यापक प्रावधान क्या है? इनके लिए भी आप, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं उनमें बहुत सी महिलाएं भी शामिल हैं, वो काफ़ी समय से इंतजार कर रही होंगी इस सवाल का। हम पिछले 2-3 दिन से जो संसद में विधेयक, महिला रिजर्वेशन विधेयक के बारे में सुनते आ रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। बट पुलिस बलों में, जैसे कल एक मंत्री जी ने भी राज्यसभा में बोला था कि पुलिस बलों में रिजर्वेशन पहले से है, तो 33% रिजर्वेशन है कांस्टेबल लेवल के ऊपर, CRPF में और CISF में, इन दो में 33% है। और BSF, ITBP, SSB में 14 से 15%, ये बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं, इनके अंदर 14 से 15% ही है। ऑब्वियस रीज़न है कि बॉर्डर पे इतनी महिलाओं का एम्प्लॉयमेंट आवश्यक नहीं माना जाता है। और अभी के लिए करंटली 5% के करीब महिलाएं ही इन तीनों सर्विसेज में हैं। अभी आते हैं स्टेट लेवल पे और यूनियन टेरिटरी में, इनके अंदर 33% है। कुछ स्टेट, आपको अचंभा होगा कि बिहार में ही 38% है, कुछ 33% लेट डाउन है ज़्यादातर स्टेट्स में, पर अभी तक उतना पहुंच नहीं पाई है। तो कांस्टेबल और इसमें सब इंस्पेक्टर लेवल के ऊपर इनके अंदर 2 ही कैटेगरी में इसमें रिजर्वेशंस हैं। और
ओवरऑल जो बात है वो डिपेंड करेगी कि कौन सा ट्रेड में जा रहे हैं, कौन सी एंट्री पे जा रहे हैं और किस रैंक पे जा रहे हैं, उसके हिसाब से रिजर्वेशन आपको लागू इसमें होगी। उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। आप पहले तय करेंगे कि आप किस लेवल के लिए जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारी है आपकी, उसके अकॉर्डिंग फिर सारे जो मानक होते होंगे। सर एक और सवाल इसमें मैं शामिल करना चाहूँगा, सर कौन सी पुलिस सेवा राज्य पुलिस बलों और केंद्रीय बलों या संगठनों को नेतृत्व प्रदान करती है, इसके बारे में भी आप दर्शकों को बताएं। देखिए, जो नेतृत्व प्रदान करती है वो इंडियन पुलिस सर्विस IPS जी। पूरे देश की जितने पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं 99% उनकी लीडरशिप के अंतर्गत हैं, और वो आते हैं IPS कैटेगरी आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब जो इनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 5000 है इंडियन IPS ऑफिसर्स की। इनका जो रिक्रूटमेंट है वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू होता है, UPSC द्वारा किया जाता है, और जैसे IAS वाले होते हैं इसमें 3 फेजेस में होता है ये एग्ज़ामिनेशन। प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन होता है, फिर मेंस होते हैं और पर्सनालिटी टेस्ट होता है, तो जिसको पर्सनालिटी टेस्ट जिसको इंटरव्यू कहते हैं। तो इसके बारे में हम और ज़्यादा जानकारी यहाँ नहीं देंगे, क्योंकि जो IPS लेवल का कैंडिडेट है हम समझते हैं कि वो अपनी ज्ञान खुद प्राप्त कर सकता है काफ़ी हद तक, बट मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन है और उम्र है 21 से 32 साल तक। ये बेसिक जो है वो क्लियर कहीं ना कहीं आपके लिए कर दी गई है। इसके अलावा भी अगर कोई महत्वपूर्ण जानकारी से जुड़ी हुई होगी आगे हम शामिल करेंगे। एक और महत्वपूर्ण सवाल इसमें मैं शामिल करना चाहूँगा सर, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल समूह A की अगर हम बात करें उसमें कार्यकारी कैडर अधिकारियों की सेवा के बारे में भी आप बताएं। ये जो अपने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस, इनके जो काडर हमने पहले बात की थी, इस काडर को अभी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस मान लिया गया है। पहले ये नहीं माना गया था, 2-1 साल में पहले ये परिवर्तन आया है। इससे क्या होगा कि ये इनकी जो प्रोस्पेक्ट्स हैं प्रमोशन के, पे के, कमांड करने के या डेपुटेशन के, वो उसमें परिवर्तन आएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है आप सबके लिए जानने के लिए। पर यह भी है कि गवर्नमेंट ने अभी तक इनके रिक्रूटमेंट रूल्स पहले की तरह ही हैं, रिवाइज नहीं किए हैं, और इनकी IPS के साथ में पे पैरिटी नहीं है अभी तक। और ये जो कहाँ तक जा सकते हैं, ये जा सकते हैं एडिशनल एंड स्पेशल डायरेक्टर जनरल तक की पोस्ट तक जा सकते हैं अपने ही काडर में प्रमोशन पाके। सर एक और महत्वपूर्ण सवाल इसमें मैं शामिल करना चाहूँगा, केंद्रीय पुलिस संगठनों की जो संरचना है वो कैसे होती है? जो केंद्रीय पुलिस संगठन हैं इनको अपन ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो इससे पहले ये जाने कि जो केंद्रीय पुलिस संगठन है ये जनरली हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल होते हैं, सभी के सभी, और उस रैंक के होते हैं। और जो ज़्यादातर पोस्ट हैं इसके अंदर, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि जो केंद्रीय पुलिस संगठन की ज़्यादातर जो पोस्ट हैं वो डेपुटेशन या एब्जॉर्प्शन बेसिस के ऊपर भरी जाती हैं। इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कम है। ये इम्पोर्टेंट बात आप देखिएगा केंद्रीय पुलिस संगठनों में। अब आते हैं कि पहला कौन सा है इसमें। हमने कहा था 2 तरह के CPOs हैं, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस। पहला है कि आर्म्ड पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस आती हैं जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं CAPFs। इसमें 7 शामिल हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे आती है। आसाम राइफल्स, BSF, CRPF, CISF, NSG, ITBP और SSB। अब मैं इनके फुल फॉर्म अभी नहीं बता रहा हूँ आपको, आगे अगर आप इस पे और चर्चा करेंगे तो हम और इस पे बात कर लेंगे। बिल्कुल हाँ। और जो आसाम राइफल है अभी मैंने बताया एडमिनिस्ट्रेटिवली वो भी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, पर जब अगर इस पे कोई और आगे चर्चा होगी तो आपको और क्लैरिफाई कर देंगे। तो दूसरा जो ग्रुप है, पहला ग्रुप तो ये हो गया सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस CAPFs,
दूसरा ग्रुप है जिसमें अभी आएंगे आपके जैसे सीबीआई है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आपका एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, आपका ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो स्टैटिस्टिक्स रखता है, डायरेक्टरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ पुलिस वायरलेस है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस है, इसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो रिस्पांस फोर्स है जो एनडीआरएफ जिसको बोलते हैं, इसके अलावा अपना ये जो है क्या नाम है इसका, एक अभी मैं बताता हूँ आपको, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, और इसके अलावा कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं इसमें जो जुड़े हुए हैं। हाँ। और श्रेणी बहुत लंबी है, बहुत सारी जानकारियां हैं जो आप तक पहुंचाई जाएगी, और इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारे पद हैं जो इसमें कहीं ना कहीं शामिल होते हैं और जिनके जरिए आप अपने करियर को बना सकते हैं, संवार सकते हैं। सर, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ मैं पूछना चाहूँगा, जैसा कि आपने जिक्र भी किया भी केंद्रीय जाँच ब्यूरो को लेकर भी, सर इसकी भूमिका क्या होती है, इसमें कैसे करियर बनाया जा सकता है? देखिए, सीबीआई जो है ये अपने देश का बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जो तकरीबन 7,300 इसकी टोटल स्ट्रेंथ होगी, अप्रूव्ड स्ट्रेंथ है। ये हेडेड बाय डायरेक्टर है इनके अंदर, और ये सीबीआई होम मिनिस्ट्री के नीचे नहीं आती है, ये डायरेक्टली आती है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के नीचे आती है। और ये इसकी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत है, हम सब जानते हैं। लोग हमेशा कहते हैं सीबीआई से इन्वेस्टिगेट कराइए, पॉलिटिकली लोग बहुत कहते हैं इसके बारे में। तो ये इन्वेस्टिगेशन मेनली करप्शन, इकोनॉमिक और स्पेशल क्राइम्स पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे होते हैं, उनके लिए इनको ये काम दिया जाता है। इनकी जो एकेडमी है वो गाज़ियाबाद में है, और जो इनकी फॉरेंसिक सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है वो दिल्ली के अंदर है। और ये प्रीडोमिनेंटली मैंने जैसे बताया मेनली डेपुटेशन का ऑर्गेनाइजेशन है इसमें, और इसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से इसके अंदर सीबीआई के अंदर नियुक्ति होती है। आपको ताज्जुब होगा कि लगता है पुलिस का ऑर्गेनाइजेशन है, बट इसके अंदर आईटी डिपार्टमेंट के होते हैं, कस्टम्स से, आईटी का मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कस्टम्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के फाइनेंशियल जो डिपार्टमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, पब्लिक सर्विसेज बैंक्स हैं, सरकारी बैंकों से, इनसे भी सब जगह नियुक्तियां होती है इसके अंदर, डेपुटेशन पे जाते हैं। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सीनियर ऑफिसर्स जितने हैं वो आईपीएस के हैं इसके अंदर, सीबीआई के अंदर। और स्टेट पुलिस के जो नुमाइंदे हैं या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस वाले, वो भी नियुक्त किए जाते हैं इसमें। बट प्रेफर किया जाता है स्टेट्स वालों को, क्योंकि स्टेट के जो पुलिस के कर्मचारी होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत बढ़िया होती है कंपैरेटिवली। अब रिक्रूटमेंट के लिए आ जाते हैं कि सीबीआई में आपके लिए क्या डायरेक्ट क्या है संभावना, तो आप सब इंस्पेक्टर लेवल पे जा सकते हैं, पहली बात। और इसका ये ग्रुप बी का है, लेवल 7 पे जा सकते हैं आप। और इसमें ये इनका काडर जो है इससे ही डेवलप होता है ऊपर। सीबीआई का डायरेक्ट जो काडर है उनका ओरिजिनल काडर है, और आप जॉइंट डायरेक्टर तक जा सकते हैं इसमें, और ये ओरिजिनल काडर बनता है। इसके अलावा जो और हैं वो ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्चुअल होती है, जैसे लीगल एडवाइज़र जा सकते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जा सकते हैं, असिस्टेंट पीपीसी जा सकते हैं, पीपी थ्रू यूपीएससी। जी, अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन इसमें शामिल होने के तरीके हैं, और ये कड़ी से कड़ी आप जुड़कर आप इसके ज़रिए आप सेवाएं दे सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं इसी में शामिल करना चाहूँगा सर, इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में हमने बहुत सुना है, पूरा देश जानता है उनकी इंटेलिजेंस को, उनकी तैयारी को, उनकी तरफ से जांच को। तो ऐसे में से इंटेलिजेंस ब्यूरो गृह मंत्रालय के तहत भारत की आंतरिक खुफिया और काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी है। हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे व्यवस्थित होती है, इसमें करियर कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है या आईबी जिसको बोलते हैं, ये इंडिया की पूरी इंटेलिजेंस का काम बॉर्डर के अंदर, बॉर्डर पे भी करता है, काउंटर इंटेलिजेंस का काम भी करता है, और काउंटर टेररिज्म की भी टास्क इनको दी जाती है। अभी इसमें जो अगेन जैसे सीबीआई में, इसमें भी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से आते हैं, पुलिस के होते ही हैं। उसके अलावा
IRS से भी होते हैं, दूसरे और सेंट्रल और स्टेट ऑर्गेनाइजेशन से इसमें होते हैं। बट इसका अगेन जो इनके डायरेक्टर हैं वो IB के जो DIB कहते हैं वो भी सेंट्रल पुलिस के ही होते हैं, IPS ही होते हैं। अब इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है थोड़ा समझना ज़रूरी है कि इनका जो नीचे का ऑर्गेनाइजेशन है उसको बोलते हैं सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो, SIB कहते हैं। तो ये इनकी यूनिट्स होती है कई जगह पर, डिस्ट्रिक्ट्स में भी होती हैं और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में होती हैं, दूसरे फील्ड के अंदर इनकी यूनिट्स होती हैं। और ये जो स्टेट की पुलिस होती है उसके साथ में तालमेल रखते हैं, बहुत ज़रूरी होता है इनके लिए रखना। और नेशनल लेवल पे भी इनकी कई यूनिट्स होती हैं जो कि टेररिज्म के अगेंस्ट काम करती है, काउंटर टेररिज्म के काम करती है, VIP सिक्योरिटी पे करती है, थ्रेट असेसमेंट करना, सेंसिटिव इश्यूज़ के ऊपर, ये भी काम इन्हीं का होता है। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, जैसे रॉ के कर्मचारी हैं उसी तरह से IB के जो कर्मचारी होते हैं इनको एक महीने की स्पेशल एक्स्ट्रा पे मिलती है, ये ध्यान रखिएगा आप, अच्छी बात है, और 1 साल में, और इनको बेटर प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ये डायरेक्टली रिक्रूट किए जाते हैं कुछ ओहदे में, ये आर्म फोर्सेस से भी ले जाते हैं, कुछ व्यक्ति इसमें लिए जाते हैं। पर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वो बेसिकली 2 कैटेगरीज में है। एक तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जी, जिसका ग्रुप B होता है, ये लेवल 7 होता है, ये SSC मतलब स्टेट सिलेक्शन कमीशन के थ्रू होता है। और सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव, ये दूसरी डायरेक्ट पोस्ट है। इसमें महिलाएं और मर्द, पुरुष दोनों जा सकते हैं। इसमें मैक्सिमम एज है 27 साल। पढ़ाई की रिक्वायरमेंट सिर्फ 10वीं क्लास है, पर आपको लोकल लैंग्वेज और वहाँ के जो कल्चर है उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। उसका कारण आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि उनको जो काम करना पड़ता है वो फील्ड में जाके काम करना पड़ता है, इंटेलिजेंस गैदर करनी पड़ती है, लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और आपको फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए इंटेलिजेंस का काम करने का। ये है इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में। अब समय सीमित है, ऐसे में कुछ एक महत्वपूर्ण सवाल हैं, वो भी मैं इसमें सर कार्यक्रम में शामिल करना चाहूँगा और आप दर्शकों तक वो महत्वपूर्ण जानकारी आप पहुँचाइए। सर 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले की हम बात करें, उसके बाद में राष्ट्रीय जांच एजेंसियों का गठन हुआ, कहीं ना कहीं अस्तित्व में सही प्रकार से आई, तो उसमें भूमिका कैसे होती है, सीधी भर्ती की गुंजाइश क्या रहती है, ये भी एक बार आप दर्शकों को बताएं। देखिए, जो NIA है ये सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, सबसे इम्पॉर्टेंट आज की डेट में, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है इनका। इस पे भी हेडेड बाय, इनका भी हेड DG डायरेक्टर जनरल होते हैं। और ये जो इनका विषय है वो कंकरेंट लिस्ट में है, मतलब डायरेक्टली स्टेट में भी इंटरवेन कर सकते हैं, स्टेट वाले बुला भी सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की कार्रवाई में भी कर सकते हैं। ऑफेंसेस रिलेटेड टू टेररिज्म, अपराध जो टेररिज्म के रिलेटेड है वही इनका काम है। और जिनके ऊपर देश के ऊपर कोई खतरा आ सकता है वो का हाथ में लेते हैं। इसमें जो एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का आपके लिए सुविधा है, आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं ग्रुप B लेवल 6 के ऊपर थ्रू SSC के थ्रू इसमें भर्ती में आप एक पद है जिसकी आप तैयारी कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आपका अगर ख्वाब है इस करियर के लिए तो फिर आप ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। सर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, उसकी भी पूरे देश में चर्चा होती है जब भी कोई बड़ा मामला सामने आ जाता है, तो सर उसमें भर्ती का क्या ज़रिया है? नारकोटिक्स में ये जो ब्यूरो है इसका काम भी अगेन जैसे ये सब्जेक्ट बोलता है, ड्रग्स के जो क्राइम्स हैं उनको रोकना। इसमें कई मिनिस्ट्रियाँ शामिल होती है, ये भी ध्यान रखिए। ये डिपार्टमेंट अकेला काम नहीं करता है, कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं जिनके शामिल होते हैं और इनके कई जोन्स होते हैं, सब जोन्स होते हैं इनके काम करने के तरीके में। अब जो इनका जो रिक्रूटमेंट है वो आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, इनको ये बोलते हैं जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर। ये ग्रुप B है, लेवल 6 पे स्केल पे है और थ्रू SSC होता है इनका रिक्रूटमेंट। जिसके अलावा आप सर्वेलेंस असिस्टेंट बन सकते हैं जो कि लेवल 4 का मतलब वो है हेड कांस्टेबल के लेवल का है। और ये रिक्रूटमेंट है डायरेक्टली, ये नारकोटिक्स का जो कंट्रोलिंग ब्यूरो है वही करता है जो सर्वेलेंस असिस्टेंट का है। इसके अलावा सिपाही लेवल के ऊपर भी 80% जो भर्ती है इनकी रिक्वायरमेंट की वो भी डायरेक्ट होती है और इसकी भर्ती
अगेन एनसीबी करती है, मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ही करता है। तो ये रिक्रूटमेंट का इनके साधन है। कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जानकारी इस पूरे कार्यक्रम से जुड़ी है, आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। पत्रिका टीवी आपको मौका देता है कर्नल आर.एस. भंडारी से सवाल पूछने का। यदि आप सेना भर्ती से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, पुलिस बल से इस भर्ती से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, कोई रिक्रूटमेंट से जुड़ा कोई सवाल आपके दिमाग में, कोई जहन में जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, अब ज़रूर हमसे पूछिए। हम कोशिश करेंगे कि अपने अगले एपिसोड में उसे शामिल करें। आप पत्रिका की ऑफिशियल मेल आईडी पर अपना वो सवाल ज़रूर भेजें। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमारे कार्यक्रम के दौरान अब सवाल कर सकते हैं। उसका जवाब भी आपको अगले कार्यक्रम में हम कोशिश करेंगे आपको ज़रूर दें, उस सवाल को भी शामिल करें। फिलहाल सर, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने पहुँचाई दर्शकों तक। तो फिलहाल दीजिए इजाज़त, और आपके लिए अगले एपिसोड में और महत्वपूर्ण जानकारियां हम लेकर आएंगे। इसके साथ ही पुलिस बल से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, कैसे आप करियर आगे इसमें बना सकते हैं, वो तमाम चीज़ें इसमें शामिल करने की कोशिश करेंगे और अलग अलग सेक्टर्स को लेकर भी आपसे रूबरू होंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।